रॉकेट वैसा रॉकेट जिसमें एक बार बारूद लगा दिया, डायरेक्शन तय कर दी, तो फिर वो एक जगह गिरती है जाके। और दूसरा जो क्रूज मिसाइल है, आपने देखा होगा जब इराक ईरान का युद्ध होता था तो बार बार बीबीसी और दूसरे समाचार पत्रों में आता था कि अमेरिका ने लॉन्च की इतनी क्रूज मिसाइल, अमेरिका ने इतनी क्रूज मिसाइल छोड़ी है। तो क्रूज मिसाइल क्या होते हैं? एक तरीके से आप इनको सोच लीजिए कि ये ऐसी मिसाइल होते हैं जिनके अंदर इंजन लगा होता है, और ये केवल अपनी वेलोसिटी के आधार पर नहीं चलती। इनके अंदर जो इंजन होता है उसमें ये उड़ते हुए जाती हैं, कम ऊंचाई के ऊपर उड़ती हैं और सीधा टारगेट को हिट करती हैं। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि ऐसा हवाई जहाज जिसके पंख नहीं है, जिसके अंदर कोई पायलट नहीं है, जिसके अंदर केवल इंजन है, इंजन को कहीं से हम गाइड कर रहे हैं, और उसके बाद जब इनको छोड़ा जाता है तो ये दहन, इनका ईंधन अलग अलग प्रकार का हो सकता है, तो जाकर ये टारगेट को हिट करती हैं। तो ये दो प्रकार की मिसाइल होती हैं। इसमें भी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में भी कई कई प्रकार की मिसाइल होती हैं। जमीन से जमीन वाली, जमीन से हवा, हवा से हवा, हवा से जमीन, जमीन से हवा, समुद्र से जमीन, समुद्र से हवा। तो ये अलग अलग प्रकार के मिसाइल होती हैं। तो ये जब मिसाइल इन्होंने शुरू की, और इसमें अलग अलग रेंज होती है। तो जैसे शॉर्ट रेंज की जो 1000 किलोमीटर से कम जाती हैं, मीडियम रेंज की जो 1000 से 3000 किलोमीटर तक जाती हैं, इंटरमीडिएट रेंज की जो 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक जाती हैं, और जो 5500 किलोमीटर से दूर जाती हैं उनको इंटरकॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है। भारत के पास इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स भी उपलब्ध हैं। इसकी देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। पहली जो हमारी मिसाइल बनी वो पृथ्वी बनी, उसके बाद अग्नि बनी। और ये जो मिसाइल हैं इनमें से एक तो सिंपल मिसाइल हो गई। सिंपल मिसाइल में बारूद या गोला लगा दिया जाता है, जहां पर वो फटती है तो वहां पर आग लगती है, वहां पर सब कुछ फट जाता है, उससे तबाही मचती है। दूसरी होती है स्ट्रेटेजिक वारहेड के साथ। ये कौन सी होती है? जिनके ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन लगाया जाता है, परमाणु बम बाम दिया जाता है, जहां पर ये गिरे, चाहे वो बैलिस्टिक हो या क्रूज मिसाइल हो, जहां पर गिरे वहां पर परमाणु रेडिएशन फैल जाता है। ऐसा केमिकल लगाया जाता है कि वो केमिकल जहां पर गिरे तो वहां पर उस केमिकल से तबाही मच जाती है। तो ये दूसरे प्रकार का कैसा वार हेड वो लेकर जा रही हैं, उनके ऊपर क्या लगाया हुआ है, केवल बारूद है या बारूद के साथ साथ परमाणु बम भी लगाया जा सकता है, ये मिसाइल की एक और प्रकार है। तो ये जो 1980 में IGM-DP प्रोग्राम बनाया गया, इस प्रोग्राम के तहत पहले पृथ्वी डेवलप की गई, उसके बाद अग्नि की गई, अग्नि 4, 5, अग्नि 6 तक अब आ चुकी है। तो अग्नि 6 6000 किलोमीटर से ऊपर भी मार कर सकती है। उसके बाद और मिसाइलें बनाई गई। और मिसाइलें कौन कौन सी बनाई गई? निर्भय बनाई गई, शौर्य बनाई गई, जो 700 से 1900 किलोमीटर तक मार सकती है, और जो सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक मतलब आवाज की गति के साथ उड़ सकती है। और ये जो केवल सुपरसोनिक नहीं है, ये मैक 7.5 है, मतलब आवाज जितनी गति से चलती है, जैसे बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़क की जो आवाज हमें सुनाई देती है उससे 7 गुना ज्यादा वो चल सकती है। प्रहार के नाम से एक और मिसाइल बनाई गई जो सरफेस टू सरफेस है, जमीन से जमीन पर मार करने वाली है, 150 किलोमीटर जिसकी रेंज है। आकाश के नाम से एक मिसाइल बनाई गई जो 25 किलोमीटर जिसकी रेंज है, और जिसको अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अभी तक हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, अब हम दूसरे देशों को हथियार बेच सकते हैं, दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। और जो हमारे दुश्मन देश हैं, ऐसे सैटेलाइट जिससे हमें नुकसान हो सकता है, ऐसे सैटेलाइट लॉन्च करने से हम मना भी कर देते हैं। तो जो इसरो है ये देश के लिए कमाई करने का काम भी कर रहा है, केवल खर्च करने का काम नहीं कर रहा। तो इसके मूल में कौन है? इसके मूल में वही है जिनकी आज जयंती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद अगली मिसाइल है बराक मिसाइल, जो भारत और इजराइल ने मिलकर बनाई है। इसके बाद जो सबसे बड़ी मिसाइल है, दूसरी मिसाइल है अस्त्र, जो एयर टू एयर मार करती है। मीका एक मिसाइल है जो एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मार कर सकती है, मतलब हवा से हवा में और जमीन से हवा में मार कर सकती है। इसके बाद हमने एंटी टैंक मिसाइल बनाई हुई है, और कुछ ऐसी मिसाइल है इनमें, जैसे नाग मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसको एक बार फायर करो और फॉरगेट हो जाओ, मतलब जो निशाना लगा दिया, एक बार फायर कर दिया तो उसके बाद ये निशाने को तबाह करके मानेगी। अब जो सबसे अपनी आधुनिक मिसाइल है वो है ब्रह्मोस। ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है, रशिया की ऐसे ही एक नदी है, उसके उन दोनों के आधे आधे नाम को लेकर ये ब्रह्मोस नाम लिया गया। रूस और भारत ने मिलकर इसको डेवलप किया। ये ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी मिसाइल है, ये मिसाइल परमाणु वारहेड को भी ले जा सकती है। इसको हवाई जहाज से, इसको हवा से, जमीन से, कहीं से भी मार सकते हैं। और ये ऐसी क्रूज मिसाइल है कि एक बार दाग दी, दागने के समय जो इसका लक्ष्य निर्धारण किया
उसके बाद इसके लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। मान लीजिए टारगेट बदल गया तो इसको हम बदल सकते हैं। ये इतनी कम ऊंचाई के ऊपर उड़ती है कि इसको रडार पकड़ नहीं पाता। एक बार ये लॉन्च कर दी तो एंटी मिसाइल सिस्टम से भी इसको रोकना संभव नहीं है। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये हमारे आसपास के जितने देश हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है, और उनको ये लगता है कि भारत एक बड़ी ताकत बना है। तो इन सारी मिसाइल के डेवलपमेंट के पीछे जिसका हाथ है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अभी एक आपने सुना होगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत रशिया से खरीद रहा है। अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है, चीन के पेट में दर्द हो रहा है। दोनों के जब पेट में दर्द हो रहा है तो वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत ये खरीद रहा है। इसके 5 यूनिट वो खरीद रहा है। तो ये 5 यूनिट कहाँ लगाएंगे? एक नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे, एक दिल्ली में लगाएंगे, एक मुंबई में लगाएंगे, एक फिर ये जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर कहाँ पर है? ये जो राजस्थान के साथ जैसलमेर से लेकर ऊपर पंजाब तक जहां तक मिलता है, इस पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर लगाया जाएगा। तो ये जो S-400 क्या है? ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। 400 किलोमीटर की दूरी तक यदि कोई मिसाइल आ रही है तो ये डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलेगी और उस मिसाइल को हवा के अंदर ही खत्म कर देगी। ये ऐसा सिस्टम है। ऐसे 5 सेट खरीदने के लिए हमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए कितने हैं? अपना जितना डिफेंस का बजट है उसका मैं कहूं तो लगभग 15% के बराबर, 2.5 से 3 लाख रुपए करोड़ का अपना डिफेंस का बजट है, तो उसका लगभग 15% एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने में हमें खर्च करना पड़ रहा है। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कुछ वैज्ञानिक और बन जाएं तो जैसा डिफेंस सिस्टम हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं उससे अच्छा डिफेंस सिस्टम हम खुद बना सकते हैं। तो भारत के अंदर वैज्ञानिकता बढ़े, भारत के बच्चे वैज्ञानिक बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके शिक्षक ने पक्षियों का उड़ना बताया तो उनके मन में रुचि जगी कि मुझे वैज्ञानिक बनना है। डॉक्टर विक्रम साराभाई उनको मिल गए तो वो वैज्ञानिक बन गए। इंदिरा गांधी के रूप में अच्छा नेतृत्व मिला तो मिसाइल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चला। तो अच्छा नेतृत्व होना और अच्छे वैज्ञानिक होना किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कितने बड़े वैज्ञानिक थे, आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब उन्होंने 1998 का परमाणु परीक्षण किया तो परमाणु परीक्षण केवल नहीं करना था, यह ध्यान रखना था कि अमेरिका का जो सैटेलाइट है उसकी पकड़ में हम ना आए, अमेरिका को पता ना लगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सामने चुनौती थी कि हमारे परमाणु बम के कार्यक्रम की जानकारी अमेरिका को ना लगे। तो उन्होंने पोखरण में जो परमाणु बम का परीक्षण किया, उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर सारे जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक के रूप में नहीं रहे, उनके लिए वर्दी सिलवाई गई। वो सैनिक के रूप में वहां पर कि सैन्य का कोई अभ्यास चल रहा है उसके आधार पर उन्होंने सारी तैयारियां की, सारी तैयारी करके सफल परीक्षण किया और उसका जो नाम रखा गया वो बुद्धा मुस्कुराया, कुछ ऐसा नाम रखा गया था। और ये संदेश दिया कि हमने हथियार तो बनाए हैं लेकिन ये हथियार शांति के लिए हैं। अमेरिका ने उस समय बहुत हल्ला किया, ये कहा कि तुमने परीक्षण कैसे कर लिया, हम तो पाबंदी लगा देंगे। तो भारत, अटल बिहारी वाजपेयी जी अड़ गए। उन्होंने कहा कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं। हमारे पड़ोस में 2 देश हैं, एक तो पाकिस्तान है, एक चाइना है, इन सब के पास खतरनाक हथियार हैं। हम यदि परमाणु बम नहीं बनाएंगे तो ये तो कभी भी हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो जब भारत झुका नहीं तो अमेरिका नरम पड़ा। उन्होंने कहा कि चलो तुम झुकने के लिए तैयार नहीं हो, तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कर लो कि तुम अपनी एक पॉलिसी बना लो और पॉलिसी बना के ये तय कर लो कि तुम परमाणु का प्रयोग शांति के लिए करोगे और पहले प्रयोग नहीं करेंगे। तो भारत ने अपनी नीति बनाई कि हम परमाणु बम का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, शांति के लिए करेंगे, लेकिन यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे ऊपर हमला कर दिया तो हम उसको फिर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और इस पॉलिसी में अभी आपने 6 महीने पहले देखा होगा राजनाथ सिंह जी ने कुछ परिवर्तन किया। 3-4 महीने पहले वो परिवर्तन क्या किया, उन्होंने कहना शुरू किया कि ये जो पहले प्रयोग ना करने का हमारा जो वादा है, जरूरी नहीं कि हम इसके ऊपर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ये सोचता था कि राजनाथ सिंह या भारत तो इतना शांति प्रिय देश है कि ये तो कार्रवाई कर नहीं सकता। तो होता क्या था, तो वो बार बार आतंकवादी भेजता रहता था, कभी मुंबई में कभी कश्मीर में लगातार अटैक करता रहता था। अब जब वो एक बार अटैक करते हैं, जब उनको एक बार अटैक करने पर, एक सैनिक मारने पर जब उनके 10 सैनिक मरते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक होती है, कभी बालाकोट होता है, कभी दूसरे एरिया में सर्जिकल स्ट्राइक होती है, तो उसको पता लग गया कि अब भारत के अंदर कुछ हमने किया तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलने वाला है। तो अभी वो शांत बैठा हुआ है। तो ये जो 5 देश है जिन्होंने 1968 से पहले
परमाणु हथियार बनाए थे। वो कौन कौन से देश थे? एक फ्रांस था, एक अमेरिका था, एक चाइना था, एक रशिया था और एक इंग्लैंड था। इन्होंने 1968 के बाद दादागिरी पूर्वक ये कहा कि 1968 के पास जो भी परमाणु बम का परीक्षण करेगा उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। तो भारत, उन्होंने संधि बनाई, संधि में सारे देशों ने साइन कर दिए। भारत ने, इजराइल ने, पाकिस्तान ने और नॉर्थ कोरिया ने साइन नहीं किए। इन 4 देशों ने जब साइन नहीं किए तो भारत ने कहा कि ये जो ठीक है, हम परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास जो हथियार हैं उनको भी तो खत्म करो, या उनके खत्म करने की कोई डेट तय करो। तो ये जो 5 दादागिरी दिखाते हैं जो देश हैं, और ये देश किसी के नहीं होते। आज अमेरिका के हित हैं तो भारत के साथ हैं, रशिया के हित हैं तो भारत के साथ हैं, ये शक्ति के साथ होते हैं, ये बाजार के साथ होते हैं। इनको भारत के रूप में एक बड़ा बाजार दिखाई देता है। भारत यदि ताकतवर होगा तो ताकतवर होने का ये सब विरोध करते हैं। तो उस समय भारत ने कहा कि तुम अपने परमाणु बम खत्म करो, तो उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे। जब भारत ने कहा कि परमाणु बम खत्म करने की कोई डेट तय कर दो, तो डेट तय करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए, 1974 में और 1998 में। और इन दोनों परीक्षणों के बाद जब भारत झुका नहीं तो अमेरिका को ही झुकना पड़ा। थोड़े बहुत प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन भारत संकल्पित था कि हमें विश्व शक्ति बनना है। तो 1998 के परमाणु परीक्षण में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सारी नीति, सारी योजना सब उनकी थी, और उनके ऊपर डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूरा आशीर्वाद था, पूरा हाथ था कि तुम जो करो वो सही है। तो ये परमाणु परीक्षण हुआ, ये सारा कार्यक्रम हुआ। तो इन सारे कार्यक्रम के मूल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। भारत विश्व शक्ति बना, भारत महाशक्ति बना, और आज भारत पूरी दुनिया में सीना तान कर खड़ा है कि अब पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया कि भारत एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक हथियारों के तौर पर बात करें तो रणनीतिक महाशक्ति है। अभी थोड़े दिन पहले एक और बड़ा काम किया गया, अंतरिक्ष में सैटेलाइट को गिराना। अब सारा काम सैटेलाइट से हो रहा है। मेरा जो इंटरनेट चल रहा है ये सैटेलाइट से है, फोन चल रहा है ये सैटेलाइट से है, जितने हथियार हैं वो सारे कोऑर्डिनेशन हो रहा है सैटेलाइट से हो रहा है। यदि किसी ने हमारा सैटेलाइट मार दिया तो सारी प्रोग्रामिंग फेल हो जाएगी, सेना की मूवमेंट फेल हो जाएगी, जियो टैगिंग, जियो लोकेशन, सारी प्रोग्रामिंग सब डिस्टर्ब हो जाएगी। तो भारत ने 3, 4, 5, ये जो 5 देश हैं इनको पास ये शक्ति थी कि ये सैटेलाइट को मार सकते हैं। तो भारत ने अभी थोड़े दिन पहले मार्च या अप्रैल में एक अपने पुराने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में मारा, और ये दिखाया कि भारत अंतरिक्ष में भी शक्तिशाली है। जब मारा तो दूसरे देशों ने शोर मचाया कि भारत ने तो अंतरिक्ष में कचरा फैला दिया, अंतरिक्ष के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। तो भारत ने कहा कि जब तुम कर सकते हो तो हमें करने में क्या दिक्कत है। तुम जब अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट को मारने के लिए प्रैक्टिस करते हो, चीन करता है तो कोई दिक्कत नहीं, भारत करे तो दिक्कत है। तो हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं। और ये जो भारत अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, तो इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीदने का भी विरोध करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। अमेरिका है वो विरोध कर रहा है कि रशिया के साथ ये मत खरीदो, लेकिन भारत मान नहीं रहा है। वो कहता है हमें अपनी सुरक्षा के लिए इसकी जरूरत है, हम समय आने पर खुद डेवलप करेंगे। जब तक खुद डेवलप नहीं कर सकते तो 40,000 करोड़ का हम ये खरीदेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हम बात कर रहे थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते करते 2 विषयांतर हो गए। एक मूवी लास्ट ईयर आई थी, आपका समय लगे तो जरूर देखना, परमाणु के नाम से। तो आप और हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको डॉक्टर कलाम की कहानी जरूर सुनाएं, अपने शब्दों में सुनाएं। पूरी नहीं सुना सकें तो आधी अधूरी सुनाएं। देखकर अगर याद नहीं है तो कहीं लिखा हो तो पढ़कर सुनाएं, इंटरनेट के ऊपर पढ़ के सुनाएं। कोई वीडियो अच्छा है तो वीडियो आप सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम केवल वैज्ञानिक नहीं थे, सादगी के बहुत व्यक्ति थे। बाद में जब वो राष्ट्रपति बने तो वो ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको कांग्रेस का भी समर्थन था, जिनको बीजेपी का भी समर्थन था, और उनको जो राष्ट्रपति बनाने का काम है वो भी भारत की राष्ट्रवादी पार्टी ने किया। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो सेना के 3-4 ट्रक गए जहां पर वो रहते थे। उससे पहले वो सुरक्षा सलाहकार थे रक्षा विभाग के, तो वहां पर जहां वो रहते थे वहां पर 3-4 ट्रक गए, कुछ ऑफिसर गए कि जी आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है, आप राष्ट्रपति हो गए हैं, तो चलिए आपका सामान शिफ्ट करवा देते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने 2 सूटकेस लेते हैं और वो कहते हैं मेरा सामान इतना ही है, ये ट्रक लाने की जरूरत नहीं थी, ये जो सारा सामान है ये तो कार में भी चला जाएगा। 2 सूटकेस लेकर वो राष्ट्रपति भवन में आए। राष्ट्रपति भवन में 5 साल रहे। ये जो राष्ट्रपति भवन 300 से ज्यादा कमरों का बनाया गया था, ये अंग्रेजों ने अपने वैभव, अपनी ताकत को दिखाने के लिए, अपनी वैभवता को दिखाने के लिए, अपने वायसराय के लिए बनाया था, भारत के लिए नहीं बनाया था। आजादी मिली तो राष्ट्रपति भवन
वायसराय हाउस को राष्ट्रपति भवन बना दिया गया। तो इसके अंदर 300 साढ़े 300 कमरे हैं और इसको देखकर लगता है कि ये किसी अमीर वैभवशाली सम्राट का, किसी राजा का महल है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह महसूस किया और राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम आदमी के लिए खोले। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो पहले व्यक्ति थे, वो राष्ट्रपति थे जिनको राष्ट्रपति राजनीतिक नहीं कहा जाता, जिनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है, पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता है। ये पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति भवन में रहते थे तो राष्ट्रपति भवन में रहते हुए कितनी सादगी से रहते थे। उनके जो रसोई में एक काम करता है उसका इंटरव्यू जब हम देखते हैं तो वो कहता है जो डॉक्टर कलाम थे उन्होंने कभी हमें ये नहीं समझा कि हम यहाँ पर कर्मचारी हैं, वो हमें अपने परिवार की तरह समझते थे, हमारे बच्चों की भी वो चिंता करते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने अच्छे थे, जिस दिन उनको पता लगा कि शिलोंग में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हार्ट अटैक आया है तो उनके घर में चूल्हा नहीं जला, उनको नींद नहीं आई। वो राष्ट्रपति होते हुए भी इतनी सादगी वाले थे कि वो किसी भी प्रकार का ढोंग आडंबर नहीं करते थे। एक बार उनके परिवार के कुछ लोग राष्ट्रपति भवन में रुकने के लिए आए, तो राष्ट्रपति भवन में वो जितने दिन रुके, जितना उन्होंने खाना खाया, उसका बिल 3.5 लाख रुपए के करीब राष्ट्रपति ने अपने पीए को बुलाया और उन्होंने कहा कि इनके रहने और खाने का खर्च राष्ट्रपति भवन के अकाउंट्स में नहीं जुड़ेगा, ये सब मैं पे करूंगा। तो उनको जो पेंशन मिलती थी डीआरडीओ से, इसरो से, उससे उन्होंने वो पे किया। मानवीयता के जितने गुण हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो मानवीयता के गुण थे वो कैसे थे आप अंदाजा लगा लीजिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की हम जब बात करते हैं तो जब वो एक बार स्विट्जरलैंड में जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड में जब वो जाते हैं तो जिस दिन वो स्विट्जरलैंड में गए थे उस दिन को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तकों के बहुत ज्यादा शौकीन थे। जब वो राष्ट्रपति भवन से वापस जाते हैं तो उनके पास वही 2 सूटकेस होते हैं, और जब वो राष्ट्रपति भवन से वापस जाते हैं तो थोड़े दिन बाद जो कुछ उनको मिला था, अपने सारी चीजें तो वहीं छोड़ देते हैं, केवल अपने 2 जोड़ी कपड़े, एक घड़ी, एक चश्मा, 1-2 जोड़ी जूते, ये उनके साथ होते हैं। यही उनकी पूरी संपत्ति थी। उनकी जो बैंक अकाउंट था, जो एफडी थी, जो सारी चीजें थी, वो उनको भी दान कर देते हैं। जब किसी ने पूछा कि आपने ये दान क्यों कर दिया, उन्होंने कहा कि अब मैं राष्ट्रपति बन गया हूं तो मेरे रहने का इंतजाम भी सरकार कर रही है, खाने का इंतजाम भी सरकार कर रही है, बीमार हो जाऊंगा तो सरकार सारी व्यवस्था कर देगी, तो मुझे अब पैसे रखने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने कोई भी पैसा अपने पास नहीं रखा, सारा पैसा दान कर दिया। एक ऋषि जो करता है, अपने पास कुछ नहीं, जो है समाज का है, समाज को सब कुछ दे दिया, वैसे ऋषि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुस्तकें बहुत पढ़ते थे। जब वो राष्ट्रपति भवन से गए तो उनके पास कुछ पुस्तकें थी केवल, बाकी 2 जोड़ी पहनने के कपड़े थे। तो कलाम कहते थे कि जो पुस्तकें हैं ये मेरे मित्र की तरह हैं, इन्होंने हाथ पकड़कर मुझे चलने का रास्ता दिखाया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे व्यक्ति थे जो कहते थे कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें नींद आने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 4 चीजें मानते थे जो सफलता के लिए जरूरी हैं। वो कहते हैं सफलता के लिए एक तो बड़ा लक्ष्य होना जरूरी है, दूसरा लगातार स्वाध्याय करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, फिर तीसरा कठिन परिश्रम करना, और चौथा दृढ़तापूर्वक संकल्प के ऊपर अडिग रहना ताकि कोई बाधा आए तो भी मजबूती के साथ खड़े रहें। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो किया, आज जो हम आर्मी की मजबूती देख रहे हैं, जो टैंक देख रहे हैं, आज जो सर्जिकल स्ट्राइक हम कर पा रहे हैं, आज जो हम पूरी दुनिया को उत्तर दे पा रहे हैं, आज हम चांद पर जाने की जो बात कर रहे हैं, मंगल पर जाने की जो बात कर रहे हैं, हमारा जो मिशन मंगल था, वो मिशन मंगल तो इतना सस्ता था कि इतने में तो हॉलीवुड की एक मूवी बनी थी मार्स के नाम से, उस मूवी को बनाने में जितना खर्चा आया था उससे कम में तो हमने मिशन मंगल के ऊपर अपना यान भेज दिया था। तो इतनी किफायत के साथ काम किया था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी सफलता कोई पहली बार में नहीं मिली। एसएलवी छोड़ा, वो फेल हुआ। अग्नि मिसाइल छोड़ी, 3 बार फेल हुई, लोगों ने कार्टून बनाया। जब मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर लगे, जब सैटेलाइट के प्रोग्राम के ऊपर लगे, तो लगने से पहले उनके जो वरिष्ठ हैं, मेंटर हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो चले गए, जीजाजी चले गए। और जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में पढ़ने के बाद जब इनको इंजीनियरिंग करनी थी तो इंजीनियरिंग करने के बाद एडमिशन के पैसे नहीं थे, तो पैसे इनकी बड़ी बहन ने जेवर बेच के दिए। और जब जेवर बेचकर इनके लिए पैसे चुकाए तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने कहा कि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
मेरे लिए मेरे परिवार ने बहुत तकलीफें उठाई हैं, तो मैं इनके लिए एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाऊंगा और इन सबको रिटर्न में वापसी में खुशी दूंगा। अब मुझे फेल नहीं होना, दुनिया को दिखाना है। तो ये संकल्प उसी समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कर लिया था। तो ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए कुछ विचारों की हम बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ विचार ऐसे हैं कि सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको एक संदेश मिलेगा, बल्कि असफलता की कहानियां पढ़ो जिससे सफल होने के आइडियाज मिलेंगे। वो आगे कहते हैं कि शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट हो या हमारे जीवन का हो। वो कहते हैं कि सपने सच तब होंगे जब आप सपने देखोगे। और फिर वो आगे वही कहते हैं, उनकी कोट बड़ी पॉपुलर है, हरिओम पवार जी बहुत कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो जिनको देखने के बाद नींद ना आए। वो कहते हैं कि एक मूर्ख है वो जीनियस बन सकता है बशर्ते कि वो माने कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन एक जीनियस मूर्ख बन सकता है यदि वो समझता है कि मैं जीनियस हो गया। वो कहते हैं वैज्ञानिक वही है जो रोज खोज करता रहे, रोज अनुष्ठान करता रहे, जो रोज अनुसंधान करना चाहते रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब बरसात होती है तो पक्षी आसरा देखते हैं, और जो बाज होता है वो आसरा नहीं देखता, वो बादलों के ऊपर उड़ता है। इसी प्रकार वो कहता है समस्याएं सभी के सामने आती हैं, लेकिन फर्क इस बात का पड़ता है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं, बाज की तरह ऊपर उड़ के करते हैं या पक्षी की तरह उनसे बचकर आसरा देखने में करते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आगे कहते हैं कि इंतजार करने वाले को केवल उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मतलब जो मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं, वो जो छोड़ देते हैं उसके बाद इंतजार करने वालों को मिलता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। सपने देखें और मेहनत करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये मानते थे कि यदि हम छोटा लक्ष्य रखते हैं तो ये अपराध है। जिंदगी और समय को वो सबसे बड़ा अध्यापक मानते थे। वो कहते हैं कि जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है और सही समय और समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। वो मानते थे कि भगवान ने हम सबके मस्तिष्क में और व्यक्तित्व में असीमित क्षमताएं दी हैं। ईश्वर की प्रार्थना इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वीणा बजाते थे। जब कोई मिसाइल लॉन्च सफल हो जाता था तो वो पार्टी नहीं करते थे, शराब नहीं पीते थे, पूरे शाकाहारी थे। मुसलमान होते हुए भी पूरी तरह से शाकाहारी थे और गीता को पढ़ते थे, उपनिषद को पढ़ते थे, वेद को पढ़ते थे, कुरान को भी पढ़ते थे। कुरान भी माना उन्होंने, लेकिन साथ साथ में गीता को भी पढ़ते थे। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे, धर्म के आधार पर उनके मस्तिष्क में कोई संकीर्णताएं नहीं थी। वो कहते थे कि हमारे मस्तिष्क में भगवान ने असीमित क्षमताएं दी हैं। ईश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जब ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं और प्रकृति का अच्छा करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो ये विकसित होती हैं। वो कहते हैं जब आपके हस्ताक्षर ऑटोग्राफ में बदल जाएं तो वो सफलता की निशानी है। वो आगे कहते थे कि कठिनाइयां जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, इन कठिनाइयों के बिना आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे। वो एक बात और कहते थे बार बार, वो कहते थे कि यदि सूरज की तरह आप चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा, सूरज की तरह जलेंगे तो सूरज की तरह चमक सकते हैं। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ विचारों की हमने बात की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है, उनकी जयंती पर हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं और उनके जीवन के बारे में आज हम पूरे भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने सुबह सुबह फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया है, ट्विटर के ऊपर ट्वीट भी डाला है। और एक और अंतिम बात, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पतंजलि योगपीठ से बहुत प्यार करते थे। पतंजलि योगपीठ में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का 2 से 3 बार आना हुआ। राष्ट्रपति भवन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूज्य स्वामी जी महाराज को बुलाया और वहां पर जितनी मुझे जानकारी है वहां पर योग शिविर भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति भवन में सबसे पहले पूज्य स्वामी जी महाराज का लगवाया था। पूज्य स्वामी जी महाराज के कामों को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुक्त कंठ से पतंजलि के कामों की सराहना करते थे। योग में, प्राणायाम में उनकी अनन्य निष्ठा थी। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पतंजलि की सारी गतिविधियों को, जब पतंजलि योगपीठ 2006 में नया नया बना था तो उस समय बहुत अच्छे से देखा हुआ है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे
वैज्ञानिक थे जो पतंजलि योगपीठ से प्रेम करते थे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पूज्य स्वामी जी महाराज के फेसबुक पेज से, श्रद्धेय आचार्य जी के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से कुछ उस समय की फोटोग्राफ भी ट्वीट और पोस्ट की गई हैं। आपका समय लगे तो उनको जरूर आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक और हमारे भारत में बने, ऐसा भारत हमें बनाना है। हम और आप कुछ और नहीं कर सकें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों की तारीफ कर सकते हैं, उनकी कहानी को सुना सकते हैं, उनकी कहानी को बना सकते हैं। तो आइए हम वैज्ञानिक भारत बनाएंगे, विश्व गुरु भारत बनाएंगे, और इसके लिए आज हम उनकी जयंती पर नमन करते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आप अपने शब्दों में आप कहना शुरू करें, लिखना शुरू करें, बोलना शुरू करें, पोस्टर बनाना शुरू करें, वीडियो बनाना शुरू करें। हमें पूरे देश में एक वातावरण बनाना है। जितने अच्छे हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, जितने ऋषि हुए हैं, भारत के अंदर जितनी गौरव की बात है, भारत के गौरव का गान हमें करना है, भारत का यशगान करना है। बच्चे बच्चे तक भारत के गौरव की गाथा को पहुंचाना है, ताकि उसके अंदर गर्व हो कि दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हम हैं और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। जय भारत।